हेलो एवरीवन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 9th लेक्चर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में देखिए हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे थे जिसमें हमें ये बोला गया था कि कोई एक रे आ रही है और ऐसे एक्सिस दिए हुए थे। कोई रे इस लाइन के लॉन्ग आ रही थी, ऐसे इस लाइन के लॉन्ग रे आ रही थी और आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें बताना था कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे जा रही थी। ये हमने कुछ इधर को एक्स एक्सिस लिया हुआ है, ये वाई एक्सिस लिया है, इधर को जेड एक्सिस है। इस डायरेक्शन में रे आ रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही थी। इंसिडेंट रे जो थी उसका हमें कुछ इक्वेशन दिया हुआ था, 8√3 i कैप प्लस 6√3 j कैप माइनस 10 k कैप। और हमें रिफ्रैक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर बताना था। ये क्या है? हमने आर कैप मान लिया, ये क्या है? यूनिट वेक्टर along रिफ्रैक्टेड रे। हमें आर कैप निकालना है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ √2 है और नीचे का कुछ √3 है। ये हमारा कुछ ऐसा एक, तो देखिए ये जो हमारा प्लेन उतना सही से बना नहीं पा रहा हूँ मैं 3D में, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स एक्सिस बाहर को आ रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन। जो बोर्ड है हमारा उसके बाहर की तरफ, तो इस पे ये रे आ रही है। तो ये एक्स वाई प्लेन एक तरह से क्या है, बाउंड्री है बिटवीन √2 एंड √3 वाले मीडियम, और जेड यहाँ पे नॉर्मल है। तो ऐसे रे आ रही है और फिर हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसका हमें इक्वेशन लिखना है, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे 2D का। देखिए यहाँ 3D इन्वॉल्व है। ये ऐसा नहीं कि वाई जेड प्लेन में सब कुछ हो रहा है यहाँ पर ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3D में चीजें चल रही हैं। ये इक्वेशन देख रहे हैं आप, ये 2D में नहीं है ना, ये 3D की है। कोई ये ऐसा नहीं कि ये एक्स वाई प्लेन में है ये पूरी रे, या फिर वाई जेड प्लेन में है, या फिर एक्स जेड प्लेन में। कोई ऐसा एक प्लेन नहीं है ना, ये 3D का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 2D वाला एक सिंपल सा क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसी चीज को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए 2D का अगर हम एक कोई प्रॉब्लम ले इजी सा, मान लीजिए हम एक्स वाई प्लेन में सब कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में कोई रे आ रही है ऐसे, और फिर रिफ्रैक्ट होकर कुछ ऐसे जा रही है। इधर हमारा एक्स एक्सिस है, इधर कुछ वाई एक्सिस। इस डायरेक्शन में कोई रे आ रही है और इधर को जा रही है। ये सारा कुछ एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। रिफ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रेज, ये सब एक प्लेन में होते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो बोर्ड का प्लेन है अभी, यही प्लेन है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। अगर हमें वो प्लेन पता चल गया तो उस प्लेन में हम आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ पे सब कुछ एक्स वाई प्लेन में चीजें हो रही हैं।
यहाँ पे जेड एक्सिस ऐसे बाहर को आया होगा, तो ये एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन के ऊपर का कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ऊपर का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ 1 है और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लीजिए ऐसे हम लोग रफली कुछ भी ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ 2 है। और ये हमने कुछ मान लिया एंगल 30 डिग्री। तो हमें अब इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखना है। ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के लॉन्ग हमें इक्वेशन दी हुई है। इंसिडेंट रे के लॉन्ग हमें इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है। कुछ देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो हम कुछ ऐसा मान लेते हैं +3 i कैप -4 j कैप, ऐसा कुछ रे है। इसका एक्स कंपोनेंट देखिए प्लस में है ना, क्योंकि इसका देखिए ये कंपोनेंट लेंगे तो इधर आएगा। इधर मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और नीचे वाला कंपोनेंट लेंगे तो नेगेटिव वाई के लॉन्ग। तो हमने कुछ ऐसा रे मान लिया। तो हमें रिफ्रैक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए। यहाँ पे आप मीडियम समझ रहे हैं ना, एक्स जेड प्लेन था और रे हमारा इस बार 2D में एक्स वाई प्लेन में, यहाँ के कंपोनेंट नहीं है, 2D में ऐसे रे है। यहाँ पे तीसरा एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस कुछ ऐसे बाहर को रहा होगा ऐसे। तो एक्स जेड प्लेन है हमारा यहाँ पर, ये एक्स जेड प्लेन है और उस पे ये वाई नॉर्मल है। और एक्स वाई प्लेन में रे आई है तो एक्स वाई प्लेन में ही जाएगी। अब देखिए हमें अगर प्लेन पता है तो हम आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या सोचेंगे, ये सॉरी ये एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल हमें खुद से निकालना है। यहाँ पर देखिए लास्ट प्रॉब्लम में एंगल दिया नहीं है ना, तो यहाँ पे ये एंगल नहीं दिया हुआ है, हमें ये एंगल खुद निकालना है। एक बार हम अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेंगे तो स्नेल्स लॉ लगा के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। यूनिट वेक्टर है, प्लेन पता है तो रिजॉल्व कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो डायरेक्शन निकालना है। एंगल आई कैसे निकालेंगे, एंगल आई किसके किसके बीच का एंगल है। एंगल आई देखिए ये इंसिडेंट रे और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है। वाई एक्सिस यहाँ नॉर्मल है ना, यहाँ पर ये वाई एक्सिस नॉर्मल, ये हमारा रिफ्रैक्टेड ऐसे। तो अब देखिए हमें ये एंगल आई निकालना है। क्या ये आई निकालने के लिए हम ये वाला एंगल बोल सकते हैं, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। वाई एक्सिस को हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा वेक्टर है, जे कैप के लॉन्ग वाला। तो अगर हम लोग जे कैप और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल निकालें तो क्या वो आई हो जाएगा, नहीं, क्योंकि देख रहे हैं अभी एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल कोइंसाइड हो रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, अभी हम हेड को आगे एक्सटेंड करेंगे और ये बाहर वाला एंगल मिलेगा। जब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे तो बीच का एंगल क्या होता है, जब दो वेक्टर को आप ऐसे यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पर नॉर्मल है, इधर को ये जे कैप हुआ और ये आई कैप हुआ, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, ये वाला होता है, ये थीटा है। तो हम थीटा निकाल के 180 माइनस थीटा करेंगे तो हमें आई मिलेगा। थीटा कैसे निकालेंगे, तो दो वेक्टर में के बीच में एंगल निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, cos थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना। वेक्टर में हमने ये सीखा था, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपॉन में दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आई का आई के साथ, इसमें तो आई है ही नहीं है, तो आई का आई का साथ किया वो जीरो हो गया। जे का जे के साथ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट मैंने पहले सिखा रखा है ना, तो मैं उस बेसिस पे कर रहा हूँ। जे का जे के साथ करेंगे तो क्या आएगा, जे का यहाँ कंपो ऑप्शन 1 है और यहाँ -4, तो कितना आ जाएगा ये 0 प्लस -4 अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 5 आएगा और जे का मैग्नीट्यूड जे कैप है तो 1, तो -4/5। ये हमें cos थीटा की वैल्यू मिली। हमको देखिए स्नेल्स लॉ लगाना होगा तो क्या निकालना रहेगा, साइन आई की वैल्यू चाहिए। अब साइन आई हम कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू हमें पता है 180 माइनस थीटा है और cos थीटा इज -4/5। तो अगर हमें साइन आई चाहिए तो इसका मतलब क्या चाहिए, साइन 180 माइनस थीटा चाहिए। मतलब
साइन थीटा। अब साइन थीटा, अब देखिए कॉस थीटा अगर -4/5 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा 3/5 और ये प्लस में आना चाहिए। देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्लियर है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो साइन आई आ गया। अब साइन आई आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम इस स्नेल्स लॉ लगाएंगे। हमें एंगल आई पता है, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आर निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया है, 1 इंटू साइन आई बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना लिया है, 2 इंटू साइन आर। तो साइन आर आ गया हमारा 3/10। अब हमें रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग, हमारी रिफ्रैक्टेड रे कुछ इधर को जा रही है और ये रिफ्रैक्टेड रे कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। हमें देखिए उसका प्लेन पता है रिफ्रैक्टेड रे का, रिफ्रैक्टेड रे एक्स वाई प्लेन में और ये एंगल पता है, ये आर की वैल्यू हमें पता है साइन आर की। तो हम अगर रिफ्रैक्टेड रे के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले लें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। इस 1 को रिजॉल्व करें तो 1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, 1 कॉस आर और इधर कितना आएगा, 1 साइन आर। 1 साइन आर मतलब 3/10, 1 कॉस आर मतलब, अब ये सॉल्व कर लीजिए कितना हो जा रहा होगा, ये √9/100, 9/100 मतलब √91/10। तो ये आ गया। अब इनको लिख सकते हैं हम लोग, आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स कंपोनेंट देखिए प्लस में है तो 3/10 आई कैप और वाई वाला माइनस में तो √91/10। ठीक है, देखिए यहाँ सॉल्व करने में जो जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है वही सब कुछ हमें उस 3D वाले क्वेश्चन में करना होगा। हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि रे जो है वो कौन से प्लेन में है। एक बार प्लेन पता चल गया तो उस प्लेन में हम रिफ्रैक्टेड रे का एंगल देख लेंगे, फिर रिजॉल्व करके उस प्लेन में लिख देंगे। अब देखिए हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम में इंसिडेंट रे की वैल्यू बोली गई है 8√3 आई कैप प्लस 6√3 जे कैप माइनस 10 के कैप, ये दी गई है। तो और इसके लिए यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल है वो जेड एक्सिस था। अपना देखिए जो डायग्राम था, यहाँ पे देखिए नॉर्मल कौन है, ये जेड एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल है और ये एक्स वाई वाला हमारा ये जो प्लेन है इसके along ऐसे रे आ रही है, ये पूरा एक्स वाई वाले प्लेन में रे आ रही है। तो ये जो रे है, एक तो के कैप के अलॉन्ग है उसका कंपोनेंट, और एक हम ये पूरा मान सकते हैं एक्स वाई प्लेन में एक उसका कंपोनेंट है। हम या तो 3 एक्सिस में लें या उसको 2D में बनाए। देखिए ये जो भी रे है ये किसी ना किसी प्लेन में होगी ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तो हम उस प्लेन में जाना चाह रहे हैं, तो उस प्लेन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक यूनिट वेक्टर होगा के कैप और एक हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन वाला जो कंबाइन यूनिट वेक्टर। तो ये देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये वाई कैप नहीं है ना, ये जो इनका प्लेन एक आ रहा होगा, ये कोई एक प्लेन में होंगे सब कुछ, यहाँ पे ये सब कुछ एक प्लेन में। तो ये 3D का क्वेश्चन है, क्लास में थोड़ा अच्छे से इमेजिन करा पाता। तो ऐसा कुछ एक प्लेन है तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन और एक ये जेड एक्सिस वाले कंपोनेंट इनके लॉन्ग। तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम एक यूनिट वेक्टर ले लें जो कि इस पूरे को 8√3 आई कैप 6√3 जे कैप, इस पूरे का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 8√3 आई कैप प्लस 6√3 जे कैप। इस वेक्टर को
ये किसी ना किसी प्लेन में होगा ना, ये कोई एक प्लेन में होगा। तो उस प्लेन में अगर हम इसको लिखें यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ये कुछ ई वेक्टर है, ई वेक्टर। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वो आप निकालेंगे तो आ जाएगा 8√3 आई कैप। तो ये अंडर रूट में निकालेंगे तो 36 प्लस 64, तो उल्टा लिख दिया मैंने, पहले 64 होगा फिर 36 होगा इंटू 3, तो 10√3 इसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, हम डिवाइड कर देंगे तो 4/5 आई कैप प्लस 6/5 और ये 3/5 जे कैप। तो अब हम इस वेक्टर को देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर के टर्म में लेते हुए, इसका देखिए हमें मैग्नीट्यूड पता है और इसका यूनिट वेक्टर पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6√3 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमने क्या लिख दिया, एक तरह से 10√3 इंटू ई कैप। इसको अगर हम ई कैप बोले तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो इतना पार्ट है वो क्या है, 10√3 ई कैप। क्लियर है यहाँ तक सबको? इस पार्ट को हम एक ऐसे यूनिट वेक्टर टर्म में बना के लिख सकते हैं, और ई कैप कौन सा है, ये वाला वेक्टर। ये कोई ना कोई डायरेक्शन में होगा ना इतना पार्ट, तो उस डायरेक्शन में एक हमने यूनिट वेक्टर लिया और उसके टर्म में लिखा। अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन कैसा बन गया, अब ये 2D का क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 2D कैसे, अब हमारा पूरा इंसिडेंट रे क्या हो गया, 10√3 ई कैप माइनस 10 के कैप। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इधर कोई ई कैप एक वाला एक्सिस है और इधर के कैप वाला एक्सिस। ये जो भी रे था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, वो कोई ना कोई प्लेन में होगा ना, तो वो प्लेन को हमने ले लिया ई कैप और के कैप वाले प्लेन में। तो अब इंसिडेंट रे इस प्लेन में ऐसे आ रही है। हमने देखिए अब इस क्वेश्चन को 2D में चेंज कर लिया। ये जो ई कैप वाला वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, ध्यान रखिए ना, ये एक्स वाई प्लेन में कोई है। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर का, नीचे का √3 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये एंगल आई निकालेंगे। एंगल आई कैसे निकालेंगे, इंसिडेंट रे को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो पहले हमें ये थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू आई वेक्टर और के वेक्टर के बीच का एंगल है ना, आई वेक्टर और के वेक्टर अपॉन में। देखिए 3D का क्वेश्चन है और ऐसे जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं समझा रहा हूँ, नहीं भी समझ आएगा तो ट्राई करिए, बाकी फिर हम लोग जब मिलेंगे क्लास में तब समझा दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 10√3 अब देखिए ये जो ई कैप है वो के कैप के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे के कैप के साथ, तो इसमें के कैप में तो ई वाला कोई कंपोनेंट है नहीं, तो वो टर्म जीरो हो जाएगा, के का के साथ केवल हो पाएगा, तो इधर -10 और इधर 1 आएगा। अपॉन में मॉड ऑफ आई करेंगे तो वो आ जाएगा 20 इंटू 1, तो ये आया -1/2। -1/2 मतलब थीटा कितना हुआ, 120। अब ये बाहर वाला एंगल आ गया तो हम ये एंगल बोल सकते हैं वो कितना है, 60 डिग्री। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, तो हम स्नेल्स लॉ लगा करके जो भी रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसे गई होगी तो उसका ये एंगल निकाल सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ अगर लगाते हैं तो ऊपर वाले मीडियम का म्यू इंटू साइन थीटा, उस मीडियम में साइन 60, अपॉन में नीचे वाले मीडियम का म्यू √3 इंटू उस मीडियम का साइन आर। तो ये देखिए √3/2 होगा, √2 इंटू √3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। ये √2 से कट होगा √2, तो हम इससे हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। साइन आर 1/√2 मतलब आर 45। तो अब हमें देखिए रिफ्रैक्टेड रे पता चल गया कि रिफ्रैक्टेड रे कितने एंगल पे गया है, ऐसे ये ऐसे कितने एंगल पे गया है।
ना, ऊपर को पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये यहाँ से 45 एक्सिस पे गया है। और ये एक्स एक्सिस नहीं है ना, ये हमने जो ई कैप वाला प्लेन लिया है, ई कैप और जेड एक्सिस को लेते हुए एक प्लेन है। तो अब हमें इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने ले लिया, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा 1 cos 45 और इधर कंपोनेंट आएगा 1 sin 45। तो अब हम इस रिफ्रैक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, 1 sin 45 इंटू ई कैप, और दूसरा वाले में देखिए 1 cos 45 इंटू माइनस के कैप। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए 1/√2। ई कैप कितना आया था हमारा, ई कैप देख लेते हैं एक बार पीछे कितना आया था। ई कैप हमने कहाँ निकाला, यहाँ निकाला है। ई कैप कितना था, 4/5 आई कैप, 3/5 जे कैप। 4/5 आई कैप, 3/5 जे, और ये कितना हो जाएगा, -1/√2 के कैप। तो फाइनल हमारा हो जाएगा 4/5√2 आई कैप प्लस 3/5√2 जे कैप माइनस 1/√2 के कैप। तो सभी को समझ आया क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने 3D के प्रॉब्लम को 2D के प्रॉब्लम में चेंज किया। देखिए हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम था वो ये था कि 3D में ये कोई रे आ रही है, वहां पे नॉर्मल हमें पता है कौन है, तो हमें रिफ्रैक्टेड रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना था। तो हमने क्या सोचा कि अगर मुझे प्लेन पता चल जाए कि कौन से प्लेन में तीनों रे रहेंगे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर मुझे प्लेन पता है, अगर रे जो इंसिडेंट रे अगर वो एक्स वाई प्लेन में है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगा। बस मुझे एंगल चाहिए, ये फिर प्लेन पता है, एक्स वाई एक्सिस के बीच में यूनिट वेक्टर लिया, रिजॉल्व करके लिख दिया। तो ये वाला काम आराम से हम कर सकते हैं अगर हमें 2D पता है। 2D मतलब हमें पता है कि एक्चुअल में देखा जाए तो रिफ्रैक्शन 2D है, क्योंकि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल वो हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। लेकिन वो प्लेन कौन सा है यहाँ पे वो नहीं समझ आ रहा हमें अभी। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस रे से वो प्लेन समझ नहीं आ रहा, तो पहले हमने इसको 2D बनाया। हमने ये तो नॉर्मल वाला था और ये उसके परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर है। ये समझ रहे ना कि के कैप के परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई प्लेन में जो भी वेक्टर होगा। तो आई कैप क्या है, एक एक्स वाई प्लेन में वेक्टर और एक के कैप के लॉन्ग वाले वेक्टर का सम है। तो मैंने इस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर पहले देखा क्या है, तो इस वेक्टर को अलग से लिख लिया, उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाला और इस पूरे पार्ट को मैंने ऐसे लिख लिया। तो अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक नया वेक्टर जिसका एक एक्सिस ई कैप है और एक के कैप है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसने क्या रिप्रेजेंट किया, एक नया आई रिप्रेजेंट किया। इस आई का 10√3 ई कैप, ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया पहले। पहले ये वाला पार्ट लिखा, फिर ये वाला पार्ट लिखा, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब जो सेम वैल्यू डालेंगे सब कुछ सेम लिखा हुआ है, -10 के कैप। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे एक ई कैप और एक के कैप इनसे मिला के जो एक्सिस बन रहा है उस वाले प्लेन में है। अब एक प्लेन में आ गया तो एक प्लेन वाले क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर बाद में मैंने वही किया, बाद में मैंने ये एक प्लेन ले लिया और उस प्लेन में सारा कुछ सॉल्व कर लिया। तो देखिए 3D का क्वेश्चन है, आप भी थोड़ा विजुलाइज करिए, फिर जब हम लोग मिलेंगे क्लास में तो अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं और क्लियर कर लूंगा। बट अप्रोच क्या है वो आपको सोचना है कि 2D में लेके आना है। अब वो 2D के लिए कौन से दो एक्सिस होंगे उसको लीजिए, फिर उसमें लेके सॉल्व कर। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इमेज बनाना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से भी इमेज बनती है। आपने देखा होगा फिश एक्वेरियम वगैरह में फिशेस होते हैं, लेकिन आप ऊपर से देखेंगे तो अलग जगह पे फिश दिखती है, साइड से देखेंगे तो अलग जगह पे, मतलब हमें इमेज दिखती है। तो हमें वही देखना है, इमेज ड्यू टू
रिफ्रैक्शन। और अभी रिफ्रैक्शन में हम केवल कौन सा देख रहे हैं? रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस। आगे हम कर्व सरफेस से भी इमेज देखेंगे। प्लेन सरफेस, इससे रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग अभी इमेज बनाना देख रहे हैं। तो देखिए इसमें भी हम लोग अपना जो स्टडी होगा वो लिमिटेड रखेंगे पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का यहाँ क्या मतलब होगा? सपोज ये दो मीडियम है, म्यू1 और म्यू, और इस मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम इधर से देख रहे हैं, तो हम उसको नॉर्मली देख रहे होंगे। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही होगी वो ऐसे परपेंडिकुलर जा रही होगी, या उसके क्लोज के लिए वर्टिकली देख रहे होंगे ऐसे। तो उस जहां से जो बाउंड्री है उससे 90 डिग्री पे जो हम देख रहे होंगे, तो उस केस के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो भी है। हम यहाँ साइड से नहीं देखेंगे, उसके लिए हम कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। साइड से अगर देखना है तो आपको फिर नॉर्मल ज्योमेट्री लगा के सॉल्व करना रहेगा। हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर के लिए देखेंगे। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं होगा कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर में ही आए होगा, थोड़ा ऐसे भी रे आ रही होगी, कुछ रे थोड़ा ऐसे जा रहे होंगे, कुछ तो ऐसे कुछ कुछ रेज होंगे जो क्लोज टू नॉर्मल वाली लाइन है से जा रहे होंगे। तो उन सबको लेते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है। अब देखिए ये जो होगा, तो इसके लिए हम लोग ऐसे सोचेंगे। अब ये मैं रब करता हूँ और इसमें ही मैं समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको देखना है, तो एक रे तो मैं एकदम नॉर्मल लेके आऊंगा। अब हमें पता है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे लगते हैं। आप दो से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दो रे तो हमें चाहिए ही होगा। और दूसरी रे कुछ एंगल पे लाऊंगा। अब मैं थोड़ा एंगल ज्यादा लेके दिखाऊंगा, बट वो होगा नहीं, वो एकदम ऐसे जा रहा होगा, एकदम यहाँ पे नॉर्मल के क्लोज। बट एकदम क्लोज बनाऊंगा तो मैं डायग्राम में सब कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा मैं एंगल पे इधर लेके जाऊंगा। बट वो आप ध्यान रखिए कि वो पॉइंट एकदम इधर ही होगा। तो अब मैं एक और रे लेके जाता हूँ। सपोज एक रे कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कुछ ऐसे। तो अब यहाँ पर दो रे ऐसे थे, ऐसे जा रहे थे, फिर इधर गए। ये जो रे है ये एकदम इसके क्लोज ही है, ये पॉइंट एकदम यहाँ पर है। तो ये रे भी आई पे ही गिर रहा होगा, बट समझाने के लिए मुझे ऐसे लेना पड़ा। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, वो मतलब ऑब्जेक्ट। इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। तो बी जो है एकदम क्लोज टू ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पैरेक्सियल टाइप सिचुएशन हो जाएगी। अब देखिए ये दो रे कहाँ पे कट करते हुए दिख रहे होंगे? इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं, कहीं यहाँ पर, तो जो ऊपर ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि ये सारे रे यहाँ से ले आ रहे हैं। अब ये जहां से आते हुए दिखेंगे वहां पे हम बोलेंगे कि इमेज है। ये हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इमेज। तो इसी वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसे इमेज दिखती है। तो अब हमें इस इमेज की पोजीशन निकालनी है। अब पोजीशन के लिए हम लोग कैसे सोचेंगे? हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ एक ऐसा नॉर्मल ले लेते हैं। कलर्स अवेलेबल हैं तो यूज करते हैं उनको। ऐसे हमने नॉर्मल ले लिया। अब इनकी एंगल्स की वैल्यू लिख देते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर। और अपोजिट में अगर हम ये देखें तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, ये भी आर होगा। इस एंगल के लिए ये ऑल्टरनेट है, ये दोनों एंगल, तो ये भी आर होगा। अब अगर हम tan आई की वैल्यू लिखें, तो tan आई की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग?
ये O है, ये A है, ये B है, इसको कुछ C बोल देते हैं। तो tan i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख करके लिख देते हैं, tan i इक्वल टू ए बी, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में हम लोग लिख रहे हैं। तो ए बी अपॉन में ओ ए, ये tan i की वैल्यू हो जाएगी। आई का वैल्यू निकालना है तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सेम वे में tan r की वैल्यू लिखे ट्रायंगल आई ए बी में, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में आई ए, ये वाला हो जाएगा। सेम वे में tan r की वैल्यू लिखें तो ए बी अपॉन में आई ए। अब एक चीज ये देखिए, ध्यान रखिए कि ये जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें ये क्या है, ये पॉइंट बी ए के एकदम क्लोज है, ये रे यहाँ से निकल रही है, तो उस टाइम पे ये जो एंगल्स होंगे ये बहुत छोटे बनेंगे, बी एकदम इधर आएगा तो दिख रहा है ना, ये एंगल छोटा होता जाएगा। अब अगर ये एंगल बहुत छोटे हैं तो tan i और tan r बहुत छोटे होंगे, तो आप उनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि b इज वेरी क्लोज टू a है, तो उस टाइम पे tan i को आप i लिख देंगे, tan r को r लिख देंगे। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन से ए बी की वैल्यू निकाल के इक्वेट करें तो ए बी इक्वल टू हम बोल सकते हैं आई इंटू ओ ए इक्वल टू आर इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज कर रहा हूँ, जो जिधर हमने इंसिडेंट रे लिया है उधर को वन मीडियम बोल रहा हूँ, जिधर रिफ्रैक्टेड रे लिया उधर सेकेंड मीडियम बोल रहा हूँ, तो इसको म्यू1 और म्यू2 लिख देता हूँ। जिधर से ऑब्जेक्ट था उसको म्यू1 बोला, जिधर रे जा रही है उसको म्यू2 बोला। तो स्नेल्स लॉ लगाएं तो म्यू1 इंटू साइन आई, साइन आई इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर, हर एक मीडियम का म्यू और उस मीडियम में नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसका साइन का प्रोडक्ट मैंने सेम कर दिया। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ म्यू1 इंटू आई बराबर म्यू2 इंटू आर। तो अब आई बाय आर की वैल्यू अगर मैं दोनों इक्वेशन से निकालूं, आई बाय आर की वैल्यू दोनों इक्वेशन से निकालूं तो क्या क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन से मैं अगर आई बाय आर की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, आई ए अपॉन में ओ ए, और दूसरे वाले इक्वेशन से अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी, म्यू2 बाय म्यू। ठीक है, तो ये क्या आया, आई ए अपॉन ओ ए इक्वल टू आया म्यू2 बाय म्यू। आई ए मतलब बाउंड्री से इमेज की डिस्टेंस, देखिए आई ए क्या है यहाँ पर है, आई ए क्या है, आई ए मतलब ये बाउंड्री से परपेंडिकुलरली इमेज की डिस्टेंस है, और आई ए बाउंड्री से परपेंडिकुलर इमेज की डिस्टेंस, और ओ ए क्या है, बाउंड्री से एक हमने ये पॉइंट लिया वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u बोल देंगे, इमेज डिस्टेंस को v बोल देंगे। यहाँ पे देखिए साइन का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा एक ही साइड आते हैं, दोनों प्लस बोल दीजिए या दोनों माइनस, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बोल देंगे v बाई u इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू। हम इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, म्यू2 बाई v इक्वल टू म्यू1 बाई। तो जब भी प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो वहां पे इमेज बनाने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, म्यू2 बाई वी इक्वल टू म्यू1 बाई वी। अब इसमें देखिए म्यू1 म्यू2 हमें ध्यान से समझ लेना है कि कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू1 हमेशा कहाँ का होगा, जहां ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, और म्यू2 कहाँ होगा, जहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, मतलब जहां पे ऑब्जर्वर हो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं म्यू1 क्या है, ऑब्जेक्ट का मीडियम,
और म्यू2 क्या है? ऑब्जर्वर का मीडियम, ऑब्जर्वर का मीडियम। या फिर दूसरे टर्म में इसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे वाला मीडियम म्यू1, और म्यू2 को बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम। तो ये हमें ज्यादा अच्छा लगता है, जब भी कंफ्यूजन होगी आप इससे हमेशा क्लियर कर लोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमें लगता है कि इस जगह है, बट वो वर्चुअल होता है तो कहीं और होगा। लेकिन ये रे वाले केस में ऐसे आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। तो आपको जो ध्यान रखना है, वो हमेशा ध्यान रखना है कि म्यू1 यहाँ पर क्या है, म्यू1 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, और म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर है। देखिए ये जो तरीका है, ये तब बेटर होता है जब चीजें रियल हो। ऑब्जेक्ट रियल है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे सोचने में। लेकिन कई बार क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी आएंगे, तो उस टाइम आप कंफ्यूज होंगे। तो हमेशा जो अच्छा तरीका है वो क्या है कि आप रे के टर्म में याद रखिए। तो रे के टर्म में याद रखने का क्या तरीका होगा, म्यू1 जो होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे मीडियम, और म्यू2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे मीडियम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वाला तरीका कब बेटर है, जब रियल हो ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार आपको मिलेगी सिचुएशन, अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो आपको दिखेगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होंगे। जब वर्चुअल होंगे तो एक्चुअल में तो कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं, बस वहां से कुछ रे आती दिख रही होंगी किसी वजह से, रिफ्लेक्शन या किसी वजह से। तो वहां पे आप फिर कंफ्यूज होंगे। तो हमेशा ऐसे रे के टर्म में आपको ध्यान रखना है, म्यू1 क्या है, म्यू2 क्या है। फिर देखिए इसी चीज को सोचने का एक और तरीका रहता है। जैसे हमने बोला कि ये हमने एक इंटरफेस ले लिया, इसके इधर म्यू1 मीडियम है और इधर म्यू2 मीडियम। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था तो उसकी हमें यहाँ पे इमेज दिख रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ मान लीजिए डी है, तो ये कुछ डी डैश पे दिख रहा है। तो अब ये जो हमने निकालने का तरीका देखा कि हमें डी दिया, डी डैश निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, म्यू2 बाई वी इक्वल टू म्यू1 बाई, तो म्यू2 बाई वी, वी को यहाँ पे हम डी डैश बोल रहे हैं और म्यू1 को म्यू1 रह रहे हैं और इसको डी बोल रहे हैं। तो ऐसे हम डी डैश इक्वल टू डी डैश, या उसको और ज्यादा बेटर लिख देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ऐसे है तो ये हमारा आ जाएगा डी म्यू2 बाय म्यू1। अब इसको ऐसे लिख देंगे डी अपॉन में म्यू1 बाय म्यू, म्यू1 बाय म्यू2 को हम बोलते हैं डी अपॉन में म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू1 बाय म्यू2, मतलब ऑब्जेक्ट के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम। और हमेशा ध्यान रखिए कभी भी कंफ्यूजन हो कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, तो हमेशा आप रे देखेंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, उससे डिसाइड होगा। तो ये हमारा रिलेटिव। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि डी डैश इक्वल टू डी अपॉन में म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव हमेशा क्या होगा, म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर। और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर कैसे देखेंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो डी होता है इसको हम रियल डेप्थ बोलते हैं, आर डी। आर डी मतलब रियल डेप्थ।
रियल डेप्थ, और डी डैश को हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, एडी से दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ। तो हम ऐसे फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, अपेरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव। ये आपको बेसिक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। एक तो वो भी बेसिक है, वो भी ध्यान रखना है, म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू वन बाई यू, और ये भी ध्यान रखना है कि एडी इक्वल टू आर डी अपॉन म्यू रिलेटिव। तो ये जो हम पीछे देख रहे थे, इसको हम लोग अपेरेंट डेप्थ कॉन्सेप्ट देख रहे थे, मतलब वही इमेज ही बना रहे हैं बट उसको नाम दिया गया है अपेरेंट डेप्थ। तो अब कहीं पे भी अगर ऐसे कुछ हमें बाउंड्री दी हुई है जिसके एक साइड में कोई और मीडियम है म्यू वन, और एक साइड में कोई और मीडियम है म्यू टू, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इमेज बनानी है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके होंगे इमेज बनाने के। एक तो होगा म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू वन बाई, एक ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या दूसरा अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव। और म्यू रिलेटिव हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। और म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड होगा, इंसिडेंट रे से, और म्यू ऑफ ऑब्जर्वर कैसे डिसाइड होगा, रिफ्रैक्टेड रे से। हमेशा ध्यान रखना है, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रे का मीडियम, और म्यू ऑफ ऑब्जर्वर मतलब रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम। तो ऐसे करके हम इमेज बना लेंगे। अब हम लोग इस पे एक बेसिक सा प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कहीं पर वाटर में, वाटर है तो उसको ब्लू ब्लू बनाता हूँ। मान लीजिए वाटर में कोई पर्सन स्विम कर रहा है, वाटर के अंदर कोई पर्सन स्विम कर रहा है, और ऊपर कोई बर्ड है। बर्ड की हाइट कुछ ये मान लीजिए स्मॉल एच है, पर्सन की ये डेप्थ कुछ डी है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू ले लिया, और बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ वन ले लिया। तो हमें बताना है फाइंड apparent इसको ऐसे लिखते हैं, find distance between bird and person as seen by part वन। बर्ड, अगर बर्ड देख रहा है तो उसको बीच की डिस्टेंस कितनी दिखेगी, और एक में ऑब्जर्वर पर्सन है तो उसको कितनी दिखेगी। तो प्रॉब्लम सबको क्लियर है। तो अब इसको करने के दो तरीके रहेंगे। हमेशा ये हमेशा ध्यान रखिए, जो ऑब्जर्वर होगा उसकी तरफ रिफ्लेक्टेड रे आ रही होगी, और जो ऑब्जेक्ट होगा वहां से इंसिडेंट रे निकल रही होगी। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट केस अगर हम लोग करते हैं कि पहले बर्ड वाला केस, और हम पहले बर्ड वाला केस करें, तो इसमें क्या हो रहा होगा, पहला पार्ट कर रहे हैं, अगर बर्ड हमारा ऑब्जर्वर है, अगर बर्ड हमारा ऑब्जर्वर है तो हमें देखिए क्या दिख रहा होगा, उस टाइम पे पर्सन क्या हो जाएगा, फिर पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से रे लेके आएंगे, और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बर्ड पे गिर रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ पर होगी, इंसिडेंट रे यहाँ पर वाटर में होगी। तो इसलिए
μ1 क्या हो जाएगा, म्यू, और रिफ्रैक्टेड रे एयर में होगी, मतलब μ2 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे μ2 हो जाएगा, तो μ2 कितना हो जाएगा, 1। फिर हम लोग या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, μ2/v इक्वल टू μ1 बाय, μ2 की वैल्यू कितनी है, 1, और v कितना है वो हमें निकालना है। u और v ध्यान रखना है हमेशा बाउंड्री से होंगी ना, u v हमेशा ध्यान रखना है, u एंड v क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। μ1 कितना है, म्यू, और u कितना हो जाएगा, अब देखिए u में ये नहीं कि आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख रहे हैं, u मतलब ये बाउंड्री यहाँ पर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितनी है, तो वो कितनी है, d। तो इससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू डी। तो कुछ गड़बड़ हुआ, सॉरी, d/म्यू, इसलिए मिस्टेक में बहुत, तो ये कितना आ जाएगा, v आ जाएगा d/म्यू। तो ये हमारा, मतलब यहाँ पे कहीं हमें उसका इमेज दिख रहा होगा पर्सन का, हमें नहीं, मतलब बर्ड को, पर यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा d/म्यू। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी दिख रही होगी बर्ड से पर्सन की, d/म्यू प्लस h, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड पर्सन, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h प्लस d/। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या क्या हुआ यहाँ पर। अब अगर हम लोग सेकेंड पार्ट सोचें, जिसमें पर्सन ऑब्जर्वर है, और अब देखिए यहाँ पे आपको क्या हुआ, एक चीज रिजल्ट हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, कि जब हम रेयरर मीडियम से देख रहे थे, रेयरर मीडियम से देख रहे थे तो इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम हुई, ये डिस्टेंस कम हुई है ना। अब हम उल्टा देखेंगे, अब जब हम डेंसर मीडियम से देखेंगे तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी, उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट होगा वो बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि रेयरर मीडियम से देखने पर डिस्टेंस कम होती हुई दिखती है, और डेंसर से देखने पर बढ़ती है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में अब पर्सन जो है वो ऑब्जर्वर है। अब अगर पर्सन ऑब्जर्वर होगा तो ऑब्जेक्ट कौन होगा इस बार, बर्ड, ऑब्जेक्ट बर्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये वाटर है, इधर कहीं पर्सन है, और बर्ड कहीं यहाँ पर है। तो ये डिस्टेंस d है, और ये वाला h है एक्चुअल। यहाँ पे मीडियम म्यू है, और यहाँ के मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू ऑफ एयर 1 और म्यू ऑफ वाटर कुछ हमने म्यू लिया हुआ। अब इस टाइम पे ऑब्जेक्ट बर्ड है, तो रे कहाँ से आ रही होगी, इधर से आने वाली जो रे होगी वो बर्ड पर्सन के जब आई पे गिरेगी तब उसको इमेज दिखेगी। तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा। रिफ्रैक्टेड रे का एक मैंने रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया है, एग्जैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट करा के दिखाया है। तो अब यहाँ पे म्यू1 किसको बोलेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ पर है, एयर में, तो म्यू1 हमारा 1 हो जाएगा। और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, वो म्यू2 है, वो कितना है, वाटर, वाटर मतलब म्यू। एक चीज और यहाँ पे थी, इस वाली प्रॉब्लम को हम लोग अपेरेंट डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। अगर हम अपेरेंट डेप्थ से करते, अपेरेंट डेप्थ से हम क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ कितना दिख रहा है, डी अपॉन में म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव मतलब म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इस वाले केस में बर्ड ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट कौन है, पर्सन, पर्सन कहाँ पर, वाटर में, अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये, तो ऐसे भी हम निकाल सकते थे
अपेरेंट डेप्थ। अब डेप्थ आ गई, अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, ये सब भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री होते हैं। तो ये डी बाई म्यू आ गई, फिर एच ऐड करके हम बता सकते हैं। तो हम लोग ये कर रहे थे पर्सन वाला सिचुएशन, इसमें पर्सन ऑब्जर्वर है, बर्ड से रे आ रही है और इसके ऊपर गिर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इंसिडेंट रे का मीडियम ये ले लिया 1, रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम वाटर है वो ले लिया हमने 2। तो अब हमें देखना है कि कहाँ पे इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी बोलेंगे इस बार, एच, ऑब्जेक्ट बर्ड है ना, इंसिडेंट रे ये एच है, तो u की वैल्यू h है और v हमें निकालना है। यहाँ प्लस माइनस का चक्कर नहीं लेते क्योंकि ऑब्जेक्ट या और ऑब्जर्वर एक ही मीडियम में है, तो हमें पता है वो किस साइड है, चाहे उसको डायरेक्शन को प्लस लिख लीजिए या माइनस। तो अब हमारे पास एक तो तरीका है, मेथड 1 μ2 बाय v इक्वल टू μ1 बाय, एक तो ये तरीका हो जाएगा। तो इससे अगर हम करेंगे तो μ2 की वैल्यू कितनी है म्यू, हमेशा पहले आप लिख लिया करिए ना μ2 क्या है μ1 क्या है, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो कई बार हम लोग चेंज हो जाता है करने में, आप पहले लिख के रखिए फिर फॉर्मूला लगाइए। तो μ2 की वैल्यू म्यू है, तो μ2 बाय v इक्वल टू μ1, μ1 कितना है 1 बाय u, u कितना हो रखा है h ना, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट ये है h है, बर्ड है, तो इससे v की वैल्यू कितनी आई म्यू h। अब देख रहे हैं आप डेंसर मीडियम से जब हम देख रहे हैं तो वो जो जितनी हाइट पर है उससे ज्यादा पे दिख रहा है। अभी ये यहाँ सरफेस से कितनी हाइट पर है h रियल में, बट दिख कितने पर है वो म्यू h पे दिख रहा है, म्यू 1 से बड़ा है, म्यू हमेशा 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, तो ये बढ़ जाता है टेंसर से देखने पर। अब टोटल डिस्टेंस फिर कितनी दिखेगी, ये डी प्लस म्यू एच, तो डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड बर्ड कितना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कितना है यहाँ पर स्मॉल डी प्लस म्यू एच। पर्सन देख रहा है ना, पर्सन देख रहा है तो पर्सन जिस मीडियम में वो तो एज इट इज दिखेगा डी वाला पार्ट, जहां मीडियम चेंज हुआ है वो कितना हो गया एच का म्यू एच हो गया, तो ये उनके बीच की अब डिस्टेंस हो जाएगी। तो रेयरर मीडियम से डिस्टेंस कम होके दिखती है और डेंसर मीडियम से डिस्टेंस बढ़ के दिखती है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इस चीज को हम लोग अपेरेंट डेप्थ से भी सोच सकते थे, अपेरेंट डेप्थ से सोचते तो क्या लगाते हैं, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में म्यू रिलेटिव। रियल डेप्थ यहाँ कितना हो रखा है, इस टाइम पे डेप्थ क्या है, ये पर्सन ऑब्जर्वर है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो जो बाउंड्री से कितना अंदर है वो उसके लिए डेप्थ है, तो बाउंड्री से कितना अंदर है एच, तो ये डेप्थ हो गई। फिर रिलेटिव म्यू लिख दीजिए, ये कितना आ जाएगा, रियल डेप्थ है h, म्यू रिलेटिव कितना है म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मीट रे कहाँ है एयर में, अपॉन में म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे वाटर में, तो ये कितना आ जाएगा म्यू h। तो ये हमारा पर्सन के लिए ये जो डेप्थ h थी वो म्यू h दिख रही है, प्लस वो d देख करके फिर टोटल बता देगा d प्लस म्यू h। तो होप सबको क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पर। अब इस पे ही हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा वर्चुअल का कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। या वर्चुअल से पहले कुछ और बेसिक करा देता हूँ फिर वो करते हैं। तो अभी देखिए हमने केवल एक मीडियम लिया, अगर हमारे पास एक से ज्यादा मीडियम हो, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें दो लिक्विड है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और बाहर जो ऑब्जर्वर है एयर में है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। अगर ये इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखूँ एकदम नीचे तो उसकी डेप्थ कितनी दिखेगी ये हमें निकालना है।
तो यहाँ पे जब दो मीडियम चेंज होंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको दो बार यही अब कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन वाला। और यहाँ पे दो इवेंट हुए, एक बार म्यू1 से म्यू2 में गया रे, तब इमेज बना, तो वो इसको हम एक इवेंट बोल देंगे। और एक बार इस मीडियम से एयर में जाएगी तो उसको मीडियम दूसरा इवेंट बोल देंगे। पहले इवेंट का जो इमेज होगा वो सेकेंड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऐसे करके हम इमेज निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो जाएगा। पहले तो मैं बेसिक से करता हूँ। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है μ2/v = μ1/u। तो अगर मैं इससे सोचूं, ये सारी रे जो भी हैं ये परपेंडिकुलर एकदम जा रही होंगी ना, बट समझाने के लिए थोड़ा मुझे एंगल पे लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि कोई रे ऐसे गई और आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे गई, फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे गई, और एक ऐसे मैंने सीधे दे दी। तो इसको पीछे एक्सटेंड किया, ये जहां कट होगा उसको मैं बोल दूंगा कुछ, ये जहां कट हो रहा है पीछे एक्सटेंड करने पर कुछ I1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर जब यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो यहाँ कट होगा वो हो जाएगा I2। ये एक्सटेंड होने पर कहीं पे भी कट हो सकता है, जो भी नहीं कि सेकेंड मीडियम में ही कट होगा, हो सकता है यहाँ आ जाता, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दो इवेंट हुए। पहला इवेंट क्या है कि मीडियम 1 से रे मीडियम 2 में गई, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बनी I1। अब सेकेंड इवेंट जब हो रहा है, ये इवेंट 1 हुआ, अब जब सेकेंड इवेंट हो रहा है, सेकेंड इवेंट में क्या है, मीडियम 2 से एयर में जा रही है रे, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, I1, और उसकी इमेज कौन सी बनेगी, I2। हमेशा ध्यान रखिए जब भी रे कई सारे चीजों से होते हुए जाएगी तो हर एक को एक इवेंट बोलेंगे, और पहले इवेंट का जो इमेज होगा वो अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर हम ऐसे सोचें, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग म्यू2 और म्यू सब की वैल्यू लिखें, म्यू1 क्या होता है, इंसिडेंट रे मीडियम। यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन है, जब हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं इवेंट 1 के लिए, इवेंट 1 के लिए इंसिडेंट रे कौन है, म्यू1 वाला मीडियम, तो इसको म्यू1 ही रखेंगे। और म्यू2 कौन है, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, सेकेंड मीडियम में, तो वो म्यू2 ही रखेंगे। और u की वैल्यू कितनी बोलेंगे, h1। तो μ2/v = μ1/u में डाल देंगे, μ2/v प्लस μ1 = μ1/u। u कितना है, h, तो v आ जाएगा इससे μ2h/μ1। तो ये जो हमने डिस्टेंस निकाली ये हमारा v आ गया। अब v आ गया तो सेकेंड इवेंट के लिए, सेकेंड इवेंट के लिए, इवेंट 2 के लिए, अब रे कहां से आ रही है, सेकेंड इवेंट के लिए ये इंसिडेंट रे है, अब वो यहां से आती दिख रही है ना। तो ये नहीं कि ये देखिए अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो आप ये नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट का मीडियम म्यू1 बोल दिया। अब ये कौन से इंसिडेंट रे क्या है, ये है म्यू2, ये इस मीडियम में है, तो हम ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का मीडियम है। और रिफ्रैक्टेड रे फिर निकल के ऐसे गई है इधर, तो यहाँ पे मीडियम क्या बोलेंगे, म्यू1 मतलब इंसिडेंट रे का मीडियम, इंसिडेंट रे का मीडियम क्या है, म्यू2। अभी मैं फॉर्मूले में म्यू1 म्यू2 इधर क्या है, जो इधर लिखता हूँ वो मैं क्या लिख रहा हूँ कि फॉर्मूले में जो मुझे यहाँ डालना है उसमें म्यू1 क्या है, म्यू2 क्या, वो लिख रहा हूँ, और उसकी वैल्यू इधर लिख रहा हूँ। तो अब फिर से फॉर्मूला लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग म्यू1 क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहाँ पर है, इस पर म्यू2 में है। और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, म्यू ओ। और यू कितना है, यू यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बाउंड्री है, बाउंड्री से परपेंडिकुलरली कितना पीछे से आता दिख रहा है ये रे, कितना पीछे से आता दिख रहा है ये पूरा, v प्लस s2, इसकी वैल्यू डाल दीजिए। v मतलब μ2h/μ1 प्लस h2, ये h1 है ना, यहाँ पे h1 है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/μ1 μ2h1 प्लस μ1h2, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में डाल देते हैं, μ2/v = μ1/u में। तो म्यू2 देखिए क्या आया था, म्यू आया था, v निकालना है, म्यू1 की वैल्यू क्या आई थी, म्यू2, और u कितने पे आया था,
1/μ1 μ2h1 प्लस μ1h2। तो इससे v की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा μo बाय μ1, μ2 भी नीचे आ जाएगा और इधर आ जाएगा μ2h1 प्लस μ1h2। तो इससे v इक्वल टू आ जाएगा, μo को बाहर रहने दीजिए, μ1 μ2 को नीचे जो ये है इसको इधर लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा h1/μ1 प्लस h2/μ2। अब हम μo को अंदर ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं h1 अपॉन में μ1/μo प्लस h2 अपॉन में μ2/μo। तो v इक्वल टू हो गया h1/μ रिलेटिव प्लस h2 अपॉन में μ1 रिलेटिव और ये μ2 रिलेटिव। ये μ1 रिलेटिव और μ2 रिलेटिव। ये μ1 μ2 रिलेटिव क्या है, यहाँ ऑब्जर्वर बाहर है तो हमने ऐसा फॉर्मूला बनाया कि ऑब्जर्वर बाहर है तो हर एक मीडियम का बाहर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में आप रिलेटिव म्यू निकाल लीजिए, फिर अपरेंट डेप्थ टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। तो समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, तो मतलब आपको इतनी बार इमेज जो बनाना है उसके लिए डायरेक्ट आप ऐसे फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं कि हर बार आप वो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाते जाइए ना, हर बार हम इतना नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, h1/μ रिलेटिव फर्स्ट मीडियम का, h2/μ रिलेटिव सेकेंड मीडियम का, ऐसे करते जाएंगे तो इससे हमें ये अपरेंट डेप्थ मिल जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसे कुछ मीडियम दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है कुछ h1 है, ये कुछ h2 है, ये कुछ h3 है, बाहर जो ऑब्जर्वर है वो किसी μo वाले मीडियम में है, इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है। तो हमारा जो इस ऑब्जर्वर को यहाँ बाउंड्री से अपरेंट डेप्थ दिखेगी, तो अपरेंट डेप्थ हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, μ1 बाय सॉरी h1 अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव होता है ना, उस टाइप का फॉर्मूला बन गया है, समझे ना, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ, तो पहले वाले मीडियम का रियल डेप्थ अपॉन में उस मीडियम का म्यू रिलेटिव, ऐसे दूसरे वाले मीडियम का रियल डेप्थ अपॉन उस मीडियम का म्यू रिलेटिव, और ऐसे तीसरे वाले मीडियम का अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ अपॉन उस मीडियम का म्यू रिलेटिव। और इसमें ये ध्यान रखना है कि म्यू रिलेटिव हर बार किस कैसे निकालेंगे, उस मीडियम का म्यू अपॉन में ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ रिफ्रैक्टेड रे नहीं है, ध्यान रखिए ना, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि फाइनल रिफ्रैक्टेड रे जो है उसके रिस्पेक्ट में सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। म्यू टू रिलेटिव क्या है, म्यू टू अपॉन में म्यू ऑब्जर्वर मतलब फाइनल रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम। तो ऐसे कितने भी मीडियम आ जाए आगे से हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट ऐसे हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे।